पिछले 100 साल की रिसर्च के बाद हम वायरसेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यहां तक कि आप सबने देखा कि कोरोना आया और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उसके खिलाफ कारामद वैक्सीन भी बन गई। पूरी दुनिया में वो वैक्सीन फैला भी दी गई, सारों को लगा भी दी। फिर अल्टीमेटली मतलब एक ऐसी बीमारी जो जब आई थी तो हमें लग रहा था कि शायद ये साल ना जाए, लेकिन हमने बहरहाल उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इतनी जल्दी उसका एजेंट डिस्कवर करना कि किसकी वजह से बीमारी हो रही है, फिर उसका इलाज बनाना कि कैसे उसका तोड़ किया जाए, मतलब अब बहुत आगे आ गए हैं हम। तो आज वायरसेस के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि सबसे छोटे सेल से भी 1000 गुना छोटे होते हैं। हमने कहा था कि हमारे सेल्स की निस्बत बैक्टीरिया के सेल तकरीबन 1000 गुना छोटे होते हैं, तो ये बैक्टीरिया के सेल से भी 1000 गुना छोटे हैं। इतने छोटे कि हम इनको माइक्रोमीटर वाली रेंज में पढ़ते ही नहीं है, हम इनको नैनोमीटर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, तो जो सबसे छोटे हैं मिसाल के तौर पे पार्वो वायरसेस हैं तो 20 नैनोमीटर तक उनका साइज हो सकता है, और बड़े वाले पॉक्स वायरसेस मिसाल के तौर पे 250 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। ये इतने छोटे हैं कि आप अच्छी से अच्छी माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी इनको नहीं देख सकते। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी तब तक किसी ने इनको देखा भी नहीं हुआ था। तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की निस्बत भी 10 से 1000 गुना छोटे हैं, और इसी वजह से फिर वो पोर्सलिन फिल्टर्स में से भी गुजर रहे थे। ठीक है, यानी कि उनका साइज ही इतना छोटा था कि बारीक से सुराख भी थे तो ये उनमें से गुजर जाते थे। इनको आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अमूमन हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं आर्टिफिशियल मीडिया पे। बैक्टीरिया ग्रो करवाने हो तो क्या करेंगे? दूध के अंदर ग्रो करवा लें, यखनी बना के ग्रो करवा लें। आपने शोरबे में बैक्टीरिया ग्रो करते हुए देखे ही हैं घर पे जब सालन रखा हुआ होता है 2 दिन अगर पड़ा रहे तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह दूध अगर पड़ा हुआ है तो वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों? उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अगर बड़ा ही कोई ढीठ है जो नहीं इस तरह की शरीफाना चीजों के ऊपर ग्रो करता है तो उसे ब्लड के ऊपर ग्रो करवा लें तो उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा, प्लाज्मा में ग्रो कर जाएंगे बैक्टीरिया। लेकिन वायरसेस को आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। वायरस को ग्रो करने के लिए, यानी कि अगर आप लेबोरेटरी में भी उन्हें ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप उनको सेल्स देंगे, सेल भी वो वाले जिनको वो इन्फेक्ट कर सकें, वो सेल्स लेबोरेटरी में ग्रो करवाएंगे, उनके ऊपर वायरसेस ग्रो करवाएंगे, तो इनको फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, या दूसरा जिस भी ऑर्गेनिज्म का वो वायरस है जिसको वो नॉर्मली नुकसान पहुंचाता है, वो वाले सेल्स आप ग्रो करवाएंगे तो वहां पर आप वायरसेस रख सकते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आमतौर पे उस तरह नहीं होती कि 1 से 2, 2 से 4, बल्कि अगर एक सेल एक वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो उसमें से अमूमन 200 या 1000, यानी एक से बहुत सारे इकट्ठे बन के निकलेंगे वायरसेस। ठीक है, एक वायरस ने आकर इन्फेक्ट किया, इकट्ठे 200 बन के बाहर आएंगे या इकट्ठे हजारों की तादाद में आएंगे, तो इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं कि वायरस की कॉपियां, रेप्लिका कहते हैं कॉपी को। तो कॉपियां बनाने का प्रोसेस है वायरस की। वायरसेस के लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल होती है, कई दफा पेपर में पूछी जाती है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है, ऑब्लिगेटरी का वर्ड सुना हुआ है, ये लाजमी तौर पर, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात लिखी हुई है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर, पैरासाइट जो होस्ट से खुराक ले और उसे नुकसान पहुंचाए। तो ये लाजमी तौर पर सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं। ठीक है, सेल से बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते, इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी ही नहीं है कि सेल से बाहर मल्टीप्लाई कर सकें। तो ये जब सेल के अंदर जाते हैं,
सेल के सारे सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और फिर अपनी कॉपियां बनवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो अमूमन जब ये इन्फेक्शन करते हैं तो उसकी वजह से बीमारी होती है, क्योंकि होस्ट का सेल फिर दूसरे काम जो उसके नॉर्मल जिम्मेदारी है वो नहीं कर पाता। आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपके मैदे में इन्फेक्शन हो गई है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गई है तो आप खाना हजम नहीं कर पाएंगे, आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो गई है तो स्किन को कोई ना कोई मसला बन जाएगा। तो जिस सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं उसके सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं और उसकी वजह से बीमारी होती है। वायरसेस को एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जा सकता। हमने एंटीबायोटिक्स का जिक्र 2-3 दफा पहले किया है। ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। गला खराब है, फलानी गोली खा लो, पेट खराब है, फलानी गोली खा लो। कई दफा गला खराब या पेट खराब या और दूसरी कॉमन इंफेक्शंस बल्कि अक्सर औकात किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही होती बल्कि किसी वायरस की वजह से हो रही होती हैं। तो वो वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ही बेकार हैं, कोई असर नहीं करती, उनको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जा सकता, एंटीवायरल ड्रग्स चाहिए होती हैं। मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को हम विरियन कहते हैं। ठीक है, एक मेच्योर वो जो पैक हुआ वायरस है उसको हम विरियन कहेंगे। मेच्योर से मुराद है कि ये इस काबिल है कि जाकर किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। फिर विरियन के अंदर उसकी अपनी जीनोम होगी। जीनोम वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स हैं उसको उसके जो भी उसने करना है, किस सेल को जाकर इन्फेक्ट करना है, उस सेल पे कब्जा कैसे करना है वगैरह वगैरह, जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस है, मल्टीप्लाई कैसे करके बाहर कैसे आना है, तो वो सारी कहानी उसकी जीनोम में लिखी हुई है। जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, अमूमन सेंटर में मौजूद होता है। फिर जीनोम अमूमन बंद होता है प्रोटीन के एक कोट में जिसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कवर्ड कैप्सूल से निकला हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा कैप्सूल है, एक छोटा सा डब्बा है जिसके अंदर जीनोम बंद की हुई है। यहां पर आपको कैप्सिड नजर आ रहा है, नीले से रंग के वो छोटे छोटे सी बॉल्स हैं जिनका डब्बा बना हुआ है, तो वो प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये जीनोम को कवर कर लेता है। अब ये जो एक छोटी बॉल आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की, इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। मर का वर्ड पहले आया हुआ है, क्या मतलब होता है? पार्ट को कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं। पॉलीमर में हमने कहा था कि बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसी तरह कैप्सोमियर वो कैप्सिड के एक टुकड़े को कहते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन बहुत सारी वो प्रोटीन्स मिलकर वो बनाएंगी, तो एक जो प्रोटीन है वो कैप्सोमियर कहलाती है। अब किस वायरस में कितने कैप्सोमियर होंगे, यानी कि उसका खोल कितनी प्रोटीन के टुकड़ों से मिलकर बना है, ये हर वायरस का स्पेसिफिक है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा पूछा जाता है, सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव। तो हर्पीज वायरस का आपने याद रखना है 162 कैप्सोमियर्स होते हैं उसके अंदर, और एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमियर्स होते हैं। अब जीनोम और कैप्सिड दोनों मौजूद होंगे तो उसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जाता है। जीनोम न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड के लिए कैप्सिड का वर्ड ही है। न्यूक्लियो कैप्सिड वायरस के जीनोम और कैप्सिड को कंबाइन करके कहते हैं। बाज वायरसेस के अंदर उनके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवर चढ़ा हुआ होता है, इसको एनवेलोप कहते हैं। ये वायरस जब किसी सेल से बाहर निकल रहे होते हैं तो उसी सेल की लिपिड मेम्ब्रेन को अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, बाहर निकलते हुए लिपिड बायलेयर को अपने ऊपर कवर कर लेते हैं और इनको हम एनवेलोप्ड वायरसेस कहते हैं। बाज वायरसेस में ये होता है, सारे वायरसेस इस तरह नहीं करते। जिन वायरसेस के ऊपर एनवेलोप ना हो उनको हम नेकेड विरियंस भी कहते हैं, या उनको नॉन एनवेलोप्ड, नंगे हैं या एनवेलोप बगैर कवर के फिर रहे हैं, नॉन एनवेलोप्ड विरियंस कहते हैं। शेप्स वेरिएबल हैं, बाज पॉलीहीड्रल होते हैं। पॉलीहीड्रल मिसाल के तौर पे जैसे प्रिज्म की शेप आपने देखी हुई है, ठीक है, वो टेट्राहीड्रल होती है, 4 साइड्स होती हैं प्रिज्म की, देखी हुई है।
ठीक है, तो उसको पॉलीहीड्रल कहते हैं, लेकिन इनके पॉलीहीड्रल से मुराद है आइकोसाहीड्रल होंगी। आइकोसाहेड्रॉन ऐसी शेप को कहते हैं मैथ में जिसके ट्राइंगुलर टुकड़े हों और 20 साइड्स हों। ठीक है, ऐसी शेप जिसकी 20 साइड्स हों आइकोसाहेड्रॉन कहलाती है। या बाज वायरसेस हेलिकल होते हैं। हेलिकल का मतलब है स्प्रिंग की तरह उसके कैप्सोमियर्स अरेंज होंगे। यहां पर हेलिकल वाला आपको ये नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये रॉड जैसा जो नजर आ रहा है ये एक्चुअली हेलिकल है, यानी कि स्प्रिंग की शेप में उसके कैप्सोमियर्स अरेंज हुए हुए हैं। बाज वायरसेस एनवेलोप्ड होते हैं, तो जिसके ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है वो बुलबुले जैसा नजर आएगा, ये यहां पर आपको नजर आ रहा है। और बाज वायरसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह की शेप्स मिलाकर बने हुए होते हैं। मसलन ये वाला वायरस आप देखें तो इसमें एक आइकोसाहीड्रल पार्ट भी है, एक ये हेलिकल पार्ट भी है, फिर साथ उसकी टांगें सी भी बनी हुई है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स शेप का बना हुआ है, मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है।